वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगल फाइंडिंग्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इन द गजट ऑफ 2025। अभी हम सभी को पता है कि फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है एक्सपीरियंस वाले रिगार्डिंग, एक्सपीरियंस के मैटर के रिगार्डिंग। तो ऐसा है कि इस चीज को समझने के लिए जैसे बाकी यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी 2015 वाले केस को थोड़ा सा एक नए पहलू से, एक नए पर्सपेक्टिव से, जो बाकी किसी यूट्यूबर ने आपको कभी नहीं बताया होगा, उस पहलू से मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। कैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके पास केस जाता है 2015 में। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, और फाइनली हमें एक डिसीजन मिलता है जिसमें हमें ये पता लगता है कि जो शेड्यूल सी की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग वाली जो एलिजिबिलिटी है, वो सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो पोस्ट अपॉइंटमेंट के लिए, पोस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर के लिए वो एक क्वालिफिकेशन है, ना कि नॉर्मल रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है। ये यूपीएससी द्वारा दिए हुए गजट के अंदर 137 और 147 कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट आई थी 2015 में, करीब फरवरी मार्च के बीच में आई थी। एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं पता। मैं आपको एडवर्टीजमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, अभी आप अपने स्क्रीन पे उसे देख पाएंगे। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हमें बात करनी होगी, ये जो पीछे लिखे हुए तथ्य हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो का होने वाला सार भी दोनों साइड मेरे लिखा हुआ है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। सो हम पहले से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो नए पहलू है जो मैं आपको बताने वाला था 2015 के केस के बारे में, वो ये है कि अमॉन्ग दोज ऑल पिटिशनर्स, मेरी एक पिटिशनर से बात हुई जो इस समय ड्रग इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त हैं आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। कुर्सी थाम के बैठिए, बहुत ध्यान से कुछ बताने वाला हूं, बिल्कुल थाम के बैठिएगा। वो एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास नॉट 18 मंथ्स, मोर देन 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस था, फिर भी उन्हें रिक्रूटमेंट नहीं मिल रही थी। तो ऐसे पेटिशनर्स भी थे इस 2015 वाले केस में। सिर्फ ऐसे ही नहीं थे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। आई डोंट नो वेदर दे हैड एक्सपीरियंस और नॉट, बट आई नो समवन हु इज राइट नाउ अ ड्रग इंस्पेक्टर एंड हैज मोर देन 36 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्टिल वाज नॉट गेटिंग अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपीएससी। तो वो ट्रिब्यूनल गए, फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, एंड फाइनली नाउ ही इज अ ड्रग इंस्पेक्टर। तो ऐसी क्या दिक्कत हुई थी? 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस। ओह यस, आपको ध्यान से, अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि शेड्यूल सी की मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर आप ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर बन पाएंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग साइट, जहां पे शेड्यूल सी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन ये जो हमारे पेटिशनर थे जिनसे मेरी बात हुई, ये आरए और सीडीएससीओ के अंदर इनके पास मोर देन 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने केस फाइल करा था जिसके रिगार्डिंग इन्हें फाइनल रिक्रूटमेंट वाया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन मिला था, जो कि बहुत ही क्लियर कर दिया था इस डिसीजन ने कि एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होने के लिए। हालांकि आपको एक्सपीरियंस होना तब जरूरी है जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग साइट या टेस्टिंग साइट पे जाके इंस्पेक्शन करना चाहते हो, तब जाके जरूरी जरूर है। चलिए, ये तो बात हो गई 2015 वाली केस की जो आपको नहीं पता थी, ये बता दिया गया। और नीचे की तरफ आते हैं, हम अभी अपॉइंटमेंट रिजोल्यूशन कोरिजेंडम नाइपर 23 और अप्लाई अंडर प्रोटेस्ट की भी बात करेंगे। थैंक्स टू टू यूट्यूबर्स, डॉक्टर पीके सर, पुष्पेन सर, डॉक्टर पीके क्लासेस एंड फ्रेंड्स एंड फार्मा, ये जो नया उभरता हुआ चेहरा है, हालांकि उनके किसी भी वीडियो में उनका चेहरा नहीं है, बट ये जो नया उभरता हुआ चेहरा है, लीगली ही इज गुड, ही इज साउंड, जो बोल रहा है वो समझता है, उसकी वीडियो को जरूर फॉलो करें और उसके द्वारा की हुई मेहनत को भाई आप बिल्कुल भी जाया ना जाने दें। उन्होंने कहा है मेल करने के लिए, ग्रीवियंस पोर्टल पे ग्रीवियंस डालने के लिए। मैं लाइव इन दोनों चीजों को अपने द्वारा जब मैं करूंगा तो वीडियो हमारे चैनल पे जरूर आ जाएगी। आई विल डू इट लाइव एंड आई विल शेयर इट टू यू गाइस, मतलब यूट्यूब पे लाइव नहीं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट जो उन चैनलों पे नहीं बताया गया है, या फ्रेंड्स एंड फार्मा चैनल जो चीज कवर नहीं किया है, जो चीजें छूटी हैं या उनको पता भी होंगी फिर भी उन्होंने नहीं बताया।
एंड लेट मी जस्ट ऐड फ्यू मोर थिंग्स, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कहना, लेट मी जस्ट ऐड फ्यू मोर थिंग्स टू हिज लर्नड काउंसिल, जो कि जरूरी रहेगा. We will talk about Drugs and Cosmetic Act 1940. We will talk about Drugs and Cosmetic Act Rules 1945. तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945 में जो रूल नंबर 49 है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. वहीं पे सारे रूल्स हैं. सी दैट इज अ स्टैच्यूरी रूल्स, स्टैच्यूरी रूल, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. अब है, चेंज किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है. यस, यू हर्ड इट राइट, उसको चेंज किया जा सकता है. सेक्शन 33 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में लिखा हुआ है, एंड आई कोट दिस, स्क्रीनशॉट आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा, एंड आई विल रीड दिस. सेक्शन 33 इज रिगार्डिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. ओके, मैं पढ़ता हूं. द सेंट्रल गवर्नमेंट में, इन ब्रैकेट्स, आफ्टर कंसल्टेशन विथ और on the recommendation of the board and after the bracket close and after the previous publication by notification in official gazette make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this chapter. इसका जो बी पार्ट है, सेकेंड बी, सी, लुक इट वेरी केयरफुली, प्रेस्क्राइबिंग द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द इंस्पेक्टर्स. अब इसको मैं तोड़ के वैसे पढ़ूंगा जैसे इसे इंटरप्रेट करना चाहिए और आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा. ध्यान से सुनिएगा. अगेन, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, इन ब्रैकेट्स, आफ्टर कंसल्टेशन विथ और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड. विच बोर्ड? विच बोर्ड? DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की यहां बात हो रही है. उनसे या तो कंसल्टेशन के बाद या फिर यदि उन्होंने रेकमेंड किया है तभी वो रूल चेंज कर सकते हैं. और वो रूल कैसे चेंज हो सकता है? बाई एंड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट. रिक्रूटमेंट आने से पहले के प्रीवियस गजेट के अंदर वो चीज, वो चेंजेस पब्लिक एक्सेस के थ्रू चेंजेस को नोटिफिकेशन, उन चेंजेस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देना पड़ेगा. किस लिए? ताकि वो इफेक्ट में आए. Make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this chapter. इस चैप्टर में आगे क्या बताता है? Prescribing the qualification and duties of government analyst and the qualification of inspector. We are talking about drug inspectors. इसके बाद हमारे लर्नड काउंसिल और हमारे काउंसिल के लिए और भी कुछ बढ़िया चीज हम जो आपको बता सकते हैं वो है सेक्शन 21. सेक्शन 21 को मैं कोट करूंगा एंड स्क्रीनशॉट आपके सामने होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट. बहुत ध्यान से सुनिएगा. एज इट थिंक्स फिट, हैविंग द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टू बी इंस्पेक्टर्स फॉर सच एरियाज एज मे बी असाइंड टू देम बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी. इसे भी मैं तोड़ के उस प्रकार से इंटरप्रेट करके आपको समझाना चाहूंगा जैसे सामने वाले जज समझना चाहेंगे. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. कॉमर्स कितने इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर, वो मैं आपको आज इस सेक्शन 21 के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट सच पर्सन. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पहले क्या करेगी? ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफिकेशन डालेगी टू अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट. अब एज इट थिंक्स फिट तो भाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी थिंक फिट कर सकती है, कैसा भी वो किसी भी प्रकार के चेंजेस ला सकती है रूल्स के अंदर. नहीं, आगे भी है, कॉमा है देयर. हैविंग द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन. व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन? रूल नंबर 49, दैट इज द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टू बी इंस्पेक्टर्स. इंस्पेक्टर बनने के बाद क्या? देयर इज अगेन अ कॉमा, फॉर सच एरियाज एज मे बी असाइंड टू देम बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी. सच एरियाज. अब यहां मैं थोड़ा सा फंस रहा हूं, ये एक्चुअली में एरिया की बात हो रही है या फिर जो डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटीज है उसकी बात हो रही है? आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट कंफ्यूज, बट एज फार एज आई रिमेंबर कि स्टेट गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दिए जाते हैं. एंड व्हाट दोस चार्जेस आर? कि नंबर ऑफ पोस्टिंग कितनी होगी. ये जो नंबर ऑफ पोस्टिंग निकली है, ये पोस्टिंग कहां होगी, ये पावर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, यूपीपीएससी को दी गई है एक तरीके से, ताकि वो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करके कंप्लीट कर सके.
तो ये जो नंबर ऑफ पोस्टिंग है, ये डिसाइड करने के लिए पावर, अथॉरिटेटिव पावर आपके पास होनी चाहिए, वो दी जाती है। और फिर पोस्टिंग कहाँ होगी? उन लोगों की जो क्वालिफाई करते हैं, जो स्टैंड आउट करते हैं अपने आप को मेरिट लिस्ट में। तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। दे कैन नॉट मेक चेंजेस। और मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूं, 1 जुलाई 2024 को CDCSO की साइट पे अपलोड हुआ वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रूल्स हैं, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाए हुए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं उसका। आप अभी भी जाके CDSCO की साइट पे जाके यदि डाउनलोड करना चाहेंगे तो द रीसेंट गजेट जिसमें पब्लिकेशन हुआ है, rules 19, the recent publication of drugs and cosmetic act rules 1945 is on 1st जुलाई 2024। और उसके अंदर ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं है जो हमको बाध्य बनाता है ड्रग इंस्पेक्टर बनने से। तो ये जो फॉर्म वाली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इज लेजिट एंड वी मस्ट डू एवरीथिंग दैट वी कैन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसा फ्रेंड्स एंड फार्मा यूट्यूब चैनल ने बताया है, कि हमें मेल करना है और यूपीपीएससी के ग्रीवियंस के अंदर अपना ग्रीवियंस स्टेटस हमेशा रेगुलरली डालने के बाद चेक करते रहना। यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं आपकी मदद करूंगा। वीडियो देखने के बाद चैनल को जरूर चेक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे भी कहिए, अपने जूनियर्स को भी कहिए कि वो ग्रीवियंस स्टेटस डालें, मेल डालें, ग्रीवियंस डालें। सी द नंबर हियर विल बी आवर पावर। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हमें मदद मिलेगी इस केस को फाइट करने में। इसके अलावा और भी हैं, और भी चीजें हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और ये क्योंकि जैसा उन्होंने बताया है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिले एंड लैचेस एंड पार्टिसिपेटरी एस्टोपेल, ये जो है इससे हमें बचना है। और यही तरीका है कि प्रोसेस यही है कि हम मेल करें, ग्रीवियंस करें। और यस, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, कोरिजेंडम क्या होता है। कोरिजेंडम रिसेंटली आपने नहीं देखा होगा, बट जो बच्चे नाइपर 2023 का पेपर दे के आए थे, दिस इज गोइंग अ लिटिल बिट ऑफ द टॉपिक, बट मैं आपको कोरिजेंडम समझाना चाह रहा हूं कि कोरिजेंडम क्या चीज है एंड व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग इट। बिकॉज कोरिजेंडम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और हो सकता है ना भी आए। वो किसी अलग वीडियो में बात करेंगे ना क्यों नहीं आए, और एक पूरा अलग केस है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और डिफरेंट वो एक है वर्सेस करके, मे बी द केस नेम इज विनीता यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। उसके रिगार्डिंग है, कोरिजेंडम ना भी आए तो। लेकिन कोरिजेंडम जब आया था तो क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज भी जब कोई एग्जाम कंडक्ट करा रही होती हैं और उसमें कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट जब एग्जाम करा रहे होते हैं तो वो कोरिजेंडम देते हैं। तो बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल था 2023 के नाइपर के एग्जाम में, मैं भी बैठा था उस एग्जाम में। मेरा फ्रेंड जो कि कोलकाता में पेपर देने बैठा था, वो सुबह 10 बजे बैठा और शाम को 3:30 बजे निकल पाया। सो ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट जब ये ऐसे एरर आए तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास नाइपर गुवाहाटी, उस समय आई बिलीव 2023 को नाइपर गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया था, तो नाइपर गुवाहाटी ने तुरंत कोरिजेंडम निकाला कि दैट द पेपर हैज बीन कैंसिल्ड, प्लीज कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स, और फिर से एग्जाम होगा। सो दैट इज ए कोरिजेंडम, दैट इज अ टाइप ऑफ कोरिजेंडम, एंड यस वी आर एक्सपेक्टिंग इट। आप फ्रेंड्स एंड फार्मा यूट्यूब चैनल, डॉक्टर PK क्लासेस, और भी जो आपके लर्नेड मेंबर्स हैं, मतलब जो आप, जहां से आप फार्मा के नॉलेज को शेयर करते हैं, उनसे जुड़े रहिए और बने रहिए। और अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स एंड अपने कलीग्स को जरूर कहिए कि वो मेल करें और वो ग्रीवियंस स्टेटस जरूर डालें यूपीपीएससी के पोर्टल पे। तभी इसमें आपकी और हमारी और हमारे आने वाले जूनियर्स की जीत हो पाएगी। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी पैट मेंटोर। मेहनत को